चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी का दूसरा लेसन, 20 के दांत। क्या पढ़ने वाले हैं सर? 20। 20 माने क्या होला? जहर। क्या होला? जहर। 20 के दांत। देखिए सर, यहाँ पर एक छोटा सा बात है, क्या है समझिएगा। जब कोई खिसियाता है तो क्या करता है? दांतवा पिसता है, यानी दांतवा लगता है बिसाने कि ना जी, ना मुझे मारिए दे तरह के, मैंने क्या होता है ना। तो चलिए, ये 20 का दांत एक कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है। क्वेश्चन पूछता है कि 20 का दांत कौन सी विद्या है? कहानी है। कैसी कहानी है? तो याद रखिए, मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। कैसी कहानी है? मध्यम वर्गीय परिवार, जिसमें हम सभी लोग आते हैं। हम सभी लोग आते हैं सर, याद रखिएगा, मिडिल क्लास में। यानी मिडिल क्लास की ये कहानी है जो कि लगभग सभी पे लागू होता है। तो मैं पहले ही नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? अगर पहले ही मैं कहानी के बारे में बता दिया तो सारा का सारा मजा क्या हो जाएगा? किरकिरा हो जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए पहले खूब बढ़िया लेखक के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने पहला लेसन कंप्लीट किया था। उसके बाद से कहानी का एक एक लाइन हम लोग खूब बढ़िया से कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बताइए, तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि सबसे फर्स्ट पेज पर ही आपका क्या होना चाहिए बाबू? पूरा पाठ का नाम और लेखक का नाम। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी आपके पास शेयर किया था, बनाया गया था, याद आ रहा है? तो सभी लोग लिख कर पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूरा पाठ पढ़ते पढ़ते वो चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार और बताइए, तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। चलिए थोड़ा सा नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। अब बाकी इसके बाद वाला जो आपको वीडियो जाएगा ना इससे संबंधित, उसमें खूब बढ़िया से पॉइंट कर करके लिखा गया है नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में। जिस तरह श्रम विभाजन जाति प्रथा में पॉइंट करके लिखा गया था ना, उसी तरह से आप लोग वहां से लिखने का काम करेंगे। हम ये चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। बात समझ में आया? चलिए पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ था। बताइए तो कहाँ पर हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का जन्म? पटना के बदर घाट में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। ठीक है। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वाह, सारे जहां से अच्छा भोजपुरी हमारा आए। वाह, और मतलब ये भोजपुरी में बोती आए। चलिए ठीक है, वो जन्म से ही क्या था सर? भोजपुरी भाषी थे, जैसे हम लोग हैं। भले पढ़ रहे हैं हिंदी में, लेकिन क्या है? ठेठ भोजपुरिया हैं। तू कौना भाषा का हुआ, जब कहीं उसे झगड़ा होला तब देखिए ओकरा ऑटोमेटिक पता चल जाए। बात समझ में आई? एकदम धाए धाए निकलता है अपना मदर टंग में कि ना जी, एकदम अपन मातृभाषा में, जो ना भाषा में हम लोग पले बड़े हैं ना। तो खूब नींद में सुतल होके, खूब नींद में सुनो, खूब नींद में सुतल होके आ ठंडा के दिन होके एक बाल्टी ले जाकर पानी फेंक दो। ओकरा बाद तक जब उठिए नू तो ओकरा मुँह से जौन पहिलका भाषा निकली उनका जन्मजात भाषा है, याद रखिए। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए ना, कुछ लोग जैसे बाहर से आते हैं ना, विदेश से, अरे माफी मुझको है, लगते हैं लोग हिंदी में बतिया, क्या फायदा है? हम लोग को कहीं भी बाहर हिंदी में बतिया तो देखा है। हाँ, क्लास में हिंदी पढ़ाते हैं जो भी अच्छा बात है, इसमें भी कभी भी भोजपुरी होता है, लेकिन बाहर कहीं भी गार्जियन को भी हम लोग सिंपल भोजपुरी में बात करते हैं। अच्छा लगता है, बहुत स्वीट लैंग्वेज है, बहुत प्यारा लैंग्वेज है। एक बार तू कोनो भारत के कोनो कोना में चल जा, जहाँ डांस वगैरह होता है तहाँ भोजपुरी गाना बजाता है। आलो कह रहे भोजपुरी भोजपुरी आए। चलिए इधर रखिए, वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। याद रखिएगा सर, महामहोपाध्याय का मतलब क्या होता है सर? महामहोपाध्याय यानी कि महान से भी महान ज्ञानी या पंडित कह सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी थे रामावतार पंडित शर्मा, यानी पंडित रामावतार शर्मा, जो इनके पिता थे। किनके पिता? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, और नलिन विलोचन शर्मा इनके बड़े पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? बड़े पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। यानी कहने का मतलब है कि इनके जो पिता थे, इनको आगे बढ़ाने में इनका सहयोग किया। अगर जाहिर सी बात सर, हमारे गार्जियन हमें पढ़ाते हैं, शुरुआत में देखिएगा सर, क ख ABCD, क से कबूतर, ख से कबूतर, ये सारी चीज़ें हमारे गार्जियन ही सिखाते हैं। सोमवार, मंगल, इतवार, बुध, शनिचर, ये सब सिखाता है ना जी। जनवरी, फरवरी, ये सब कौन सिखाता है? हमारे गार्जियन सिखाते हैं।
चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, ये सब कौन सिखाते हैं? हमारे गार्जियन सिखाते हैं। अभी क्या चल रहा है? चैत चल रहा है, चैत। एक बाद का बैसाख, वही मन तड़तड़ा हवा गर्मी पड़ेला, बाप रे बाप। चलिए आइए देखिए, उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। क्या किया? एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए किया। जैसे ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है सर, जो साइंस पीजी होता है, क्या होता है? पीजी। तो पीजी में जो आर्ट्स वाले होते हैं वो लोग एमए करते हैं। क्या करते हैं सर? एमए करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके पहले जो 3 साल का होता है, अब 4 साल का हो गया है, बीए करते हैं। क्या? सुनो, 10th 12th अगर आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो बीए एमए, और बाद मन करो तो पीएचडी करो, आ तो बीएड करके मास्टरी की नौकरी धके जा कमात रहा। आगे देखिएगा सर, बात नहीं। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक का मतलब होता है प्रोफेसर रहे। जो लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोफेसर, ठीक है। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत, सुनिएगा, 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। इस लाइन को समझिएगा अच्छी तरह से। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु होता है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, ठीक है। और 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे? अध्यक्ष। यानी कि 1959 में अध्यक्ष बने और मरने तक अध्यक्ष रहे। कहाँ पर? पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनके बारे में लिखा गया बाबू कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद और प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। यानी कि अब इनके रचनाओं के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से रचना, कौन कौन से किताब, कौन कौन से लेख इन्होंने लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सर। दृष्टिकोण, क्वेश्चन पूछता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। सुनिएगा ध्यान से। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी सुनिएगा, सुनिए। अब ये हिंदी उपन्यास, ये कौन? हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, ये उन्होंने लिखा है। साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ है। 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, ये सभी कहानी संग्रह है। यानी कि 20 के दांत और ये 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां किनके द्वारा लिखी गई है? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। जो क्या है? कहानी है। जो क्या है बाबू? कहानी है। आगे देखिएगा। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह इन्होंने लिखा था। कौन कौन सा है? नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्रीय स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि ये इनके संपादित ग्रंथ है। अर्थात ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं के बारे में अलग अलग करके आपको सेकंड वाला वीडियो में सब चीज मिलेगा, ठीक है सर। याद रखिए, खूब बढ़िया समझ में आएगा कौन उपन्यास है, कौन कहानी है, कौन क्या है, ठीक है। चलिए, आलोचकों के अनुसार जितने भी लोग आलोचना करने वाले होते हैं, आलोचना का मतलब होता है एक तरह से उपहास करना, मजाक उड़ाना, शिकायत करना, व्यंग करना। सुनिएगा ध्यान से। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता, साइकोलॉजी के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा आलोचना के क्षेत्र में आधुनिक शैली, यानी कि मॉडर्न इरा, जो हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, इस शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई है और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। देखिएगा सर, पुराने शब्दों का ना बड़ा कठिन होता है समझने के लिए, लोग भूल जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? पुराने शब्दों को ला करके लिखा, पुराने शब्दों को नया जीवन दिया। यहाँ पे इसलिए लिखा गया है। आगे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पाठ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? जो लोग पाठ पढ़ने वाले हैं 20 का दांत, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। क्या लिखा गया है? सुनिएगा ध्यान से। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। अर्थात जो हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी 20 का दांत, ये वो चैप्टर का नाम है। यह 20 का दांत
क्वेश्चन पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो इतना याद रखिएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। ठीक है सर, याद रहेगा। जैसे वो वाला था श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, याद आ रहा है। हाँ, तो उसी तरह से ये याद रखिएगा 20 के दांत कहाँ से लिया गया है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है ना, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। कहानी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन इसका एक अर्थ, एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाएगा ये कहानी, हमें याद रखिएगा। आगे लिखा गया है आर्थिक कारणों से, आर्थिक माने पैसा से संबंधित होता है, सुनिएगा। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति का श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ सर। पाठ में 2 व्यक्ति मिलेंगे, एगो मिलेंगे सेन साहब, कौन मिलेंगे, माने बहुत सारे व्यक्ति हैं सर। सेन साहब यहाँ पे वही, ये जो नाम है इसके बारे में बता दूं, और मिलेगा वो गिरधर। तो सेन साहब बहुत अमीर हैं, कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, यानी कि एगो अमीर करोड़पति व्यक्ति हैं, समझ सकते हैं, यानी कि अमीर व्यक्ति हैं। और जो गिरधर है उनके यहाँ काम करने वाला एक छोटा सा व्यक्ति है, उनके यहाँ काम करने वाला एक गरीब व्यक्ति है। ठीक है, आगे देखिएगा सर। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, समाज में किस तरह से अमीर और गरीब में भेदभाव होता है, लिंग भेद, लड़की और लड़का में भेदभाव, सुनिएगा ध्यान से सर। आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बानगी पेश करती है ये कहानी, याद रखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाजवाब कहानी। और मैं तहनी सन खानी एगो छुछुनर लड़का था जौना का नाम हो खोखा, खोखवा। कौन आइल बा, खोखवा। चलिए चैप्टर का नाम बताइए, लेखक का नाम बताइए, नलिन विलोचन शर्मा। बहुत बढ़िया। चलिए आइए सर पढ़ते हैं, कहानी शुरू होता है। ठीक है, देखिए। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती का मतलब होता है जहां पर ऊपर कुछ लगा दिया जाए, अंदर लगा दिया जाए, जिससे कि बरसात उस पर ना पड़े, इसको कहते हैं। खड़ी है काली चमचमाती हुई स्ट्रीमल इंड, जैसे स्ट्रीमल इंड कार का नाम है। किसका नाम है, कार का नाम है, याद रखिएगा। जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए, यानी कि जहां पे लगी हुई है वो एक बरसाती में ही, यानी किसी करकट के नीचे लगी हुई है, या फिर जहां पे कार लगाना होता है वहां पे लगी हुई है। कार है स्ट्रीमल इंड, इतना माने एकदम काला कलर की है। ऐसा यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि जैसे कोयले के घोंसले में कि कब वो उड़ जाए, यानी कब कोई निकल कर उसको चलाने के लिए लेकर के जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, सेन साहब को इस कार पर नाज है। वाह, आगे देखिएगा। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। कार की कीमत क्या थी, 7,500, एकदम नया मॉडल 7,500 में सेन साहब कार खरीद कर लाए थे। कौन सी कार, स्ट्रीमल इंड, ठीक है, काली कलर की। कौन सी कलर की, काली कलर की। एक एक चीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है, देखते चलिए आगे बढ़ते हैं। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख ले कोई। काला रंग है, ऐसा चमक उसमें ना, कैसे ना परछाई दिखाई देता है सर, उसमें मुंह दिखाई दे दे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। सुनिएगा, जो ड्राइवर है और साथ ही साथ जो उसको साफ करने वाला है, एकदम उस केंगाए पर चोट लागल हा, केंगाए पर माटी कहाँ से लागल हा, माटी कहाँ से लागल हा, बताओ, माने खिसिया जाते हैं। कौन, सेन साहब। आगे देखिएगा। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। मेम साहब, कौन मेम साहब, सेन साहब वो, हाँ, सेन साहब के मेहरारू तो सेन साहबे न भैली। हाँ, तो हम सुन लो, खोखा खोखी माने कौनो बच्चा बच्ची एक सामने कार के अगल बगल में फटकना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, ना तो लड़का अपने होला सो छुछुनर, पता बा जाके लागल सो चेक करेगी कौन कलर हो, तो लगियो से हवा खोले, बड़ी मजा वाला उनसे कि ना जी। चलिए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील, 5-5 ठहरी और सभी लड़कियां
तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। अर्थात सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं बाबू? 5 गो बेटी है सेन साहब की, याद रखिएगा। मिस्टर और मिसेस सेन यानी कि सेन साहब और उनकर मेहरारू ने उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सिखाया, क्या करना चाहिए, यह सिखाया हो या नहीं हो, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस, सुनिएगा ध्यान से। देखिए लड़कियां हैं ना भाई, लड़कियों को क्या करना चाहिए ये भले सिखाए या ना सिखाए, लेकिन सेन साहब और उनकी बीवी ये सिखाए हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है। इसी को कहते हैं लिंग भेद। इसको क्या कहते हैं? लिंग भेद। अभी आगे देखिए और आपको बढ़िया समझ में आएगा। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। कठपुतली का मतलब पता है क्या होता है सर? कठपुतली यानी लकड़ी का एक पुतला बना दिया जाता है, ऊपर से अगर जैसे उसको नचाते हैं वैसे वो डांस करता है। कठपुतली का नाच आप लोग देखे हैं लोग? ऐसे ऐसे वो डांस करता है, यानी कि जिस प्रकार से लोग कहेंगे उसी तरह से वो भी करेगा। उसी तरह यहाँ पर लड़कियों को दिखाया गया है कि सेन साहब और सेन साहिबा जो जो कहती हैं वही उनकी लड़कियां करती हैं। आगे देखिएगा। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, उनको सिखाया गया है कि देख बनी, अगर तुम्हारा सेहत ठीक रखना है, क्या हुआ है भाई? सुनिए, हाँ ठीक है, सुनिए। चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि यह चीज तुम्हारे सेहत के लिए क्या है, लाभदायक है, जरूरी है कि तुम केवल शाम के वक्त खेलो, दिन में नहीं खेलना है, घर के अंदर रहना है। आगे देखिएगा, लिखा गया है वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिला कर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना ही नहीं आज तक। यानी किसी ने भी उन लड़कियों को किलकारी मार कर हंसते हुए आज तक नहीं सुना। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर माने खिसिया कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। यानी कि लोग, गांव के लोग एक नहीं होता, मिसाल देते हैं। एगो तनी सके बाड़ू सब, एगो हुसैन साहब के बेटी बड़ी सब कितना निमन दिन भर घरे में रहली सब, बेचारी सब आज ले कोनो शिकायत सुनले बड़ो ना, माने लोग तालीम ना, एगो फलनिया का लड़का बा, एगो ते बाड़े, हमार किस्मत खराब बा कि ते बाड़े, ऐसे लोग कहते हैं ना जी, लोग तुलना करते हैं। आगे देखिएगा। जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। सुनिएगा, अब ये लड़कियां रही सुशील, एकदम दिन भर घर में रहती है, शाम के वक्त तनी खेलती है, लड़कियों को अंदर डर है, तो उनसे तो कार को कोई खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। अब फीलिंग शुरू हो रहा है। अब कौन आता है? खोखा। सुनिएगा, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। अब बताओ, सेन साहब के कई गो लड़का, वो कौची सबसे छोटा। अब मैंने 5 गो बहन पर एगो लड़का, तनी सोचने वाला बात है सर। एगो भाई का तांडव करत हुई, सोच लीजिए। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं। सुनिएगा, लोग बूढ़ हो गए वालो, 5 गो बेटी बड़ी सब, फिर एगो बेचारा जो खोखवा भइल बनू, माने बुढ़ापा में हुआ है। लेकिन जो सेन साहिबा है, मेम साहब है, तो उनको माने के तैयार नहीं कि हम बूढ़ होता नहीं, एकदम वो जवाने बड़ी, बाप रे बाप। हाँ, माने वो माने के तैयार नहीं कि हम अब बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है, जो सेन साहब है वैसे में वो बूढ़े नहीं लगते हैं सर। ठीक है, आगे देखिएगा, सुनिए। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। सही बात है सर। यानी कि एक लड़की हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी कि लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब बेटा होगा भी। तो ना उम्मीद के आंखों का तारा 6वां नंबर का आता है,
बेटा आ जाता है, माने कि बेटा खोखवा हो जाता है, तो अब बचपन में एगो भाई हुआ है, एगो लड़का हुआ है, तो कितना दुलार प्यार होता होगा पता है आप लोग को। तो उतना दुलार प्यार भी इंसान के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। क्यों था सर? जब उसकी कोई, सुनिए, था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही था, याद रखिएगा। अब प्रकृति के नियम का अपवाद था। क्यों था सर? एक तो धरती उम्र में बच्चा हुआ था, एगो ये नियम के विरुद्ध है कि नहीं होना चाहिए उस समय। ठीक है, और दूसरा चीज माने गजब हाल है भाई, इतना ज्यादा 5 गो बेटी हो गई, फिर एक लड़का हो रहा है, ये भी नियम कानून से विरुद्ध है। बताइए, बेटियां नहीं है, बेटियां रहने देगा। अब तो 2 का जमाना आ गया है, बात सही कि नहीं है? यहाँ देखिए, तो अगर कार को खतरा था तो किससे था? खोखा से था। आगे देखिएगा। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 नाम पूछता है कि सेन साहब की 5 पुत्रियों के नाम बताइए। बताइए तो नाम क्या था? बहुत बढ़िया। 5 हुई तो सुनिएगा, जब वो 5 हुई तो यहाँ पे कुछ और चीज देगा, जहाँ डॉट हो ना वहाँ पे कुछ लिखा जाता है, या फिर वहाँ पे कुछ विराम के लिए लिखा जाता है। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग यानी दूसरी शिक्षा थी। यानी कि जब तक 5 लड़कियां थी तो नियम कानून कुछ और थे, लेकिन जैसे ही खोखा हुआ तो नियम कानून क्या हो गए? बदल गए। लड़कियां अलग नियम से चल रही हैं, लड़का अलग नियम से चल रहा है। ये है लिंग भेद। लड़का है प्राइवेट में पढ़ेगा, लड़की है सरकारी में पढ़ेगी। ये है लिंग भेद। सुनिएगा ध्यान से। लड़का है कमाएगा, इंजीनियर बनेगा, लड़की है घर में बेलना चौकी। ये है लिंग भेद। लेकिन आने वाले समय में 10-5 सारा का सारा जमाना बदल चुका है सर, याद रखिएगा। एक मैं बात बता रहा हूँ सर, भले अब तनी खूब धदाई लो, ढेर धदा लो मत, ठीक बा। पहले क्या होता सर, जो लड़के होते थे ना वो लड़कियों को रिजेक्ट करते थे। मैंने शादी ब्याह के लिए, जब शादी ब्याह लगता था ना, देखा देखो कि तो रिजेक्ट करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, लड़कियां रिजेक्ट कर दे रही है। किनको? लड़कों को। अब हंस लोग खुश हो गए लोग। लड़के बेचारे बहुत अच्छे होते हैं। लड़का पता है सर, किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, चाहे उसके पास नौकरी हो चाहे ना हो। लेकिन लड़की अगर गलती से भाग भरोसे अगर नौकरी लग गई तो कबो जीवन में बेरोजगार से शादी ब्याह नहीं करेंगे। ये बात लिख के ले लेना। ठीक है, खाली कहे के बात होला। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। सुनिए, यहाँ पे लिखा गया था, सुनो, कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। उसे क्या होना है? इंजीनियर होना है। आखिरकार सेन साहब अमीर बाप का बेटा है, इसको तो क्या बनना है सर? इंजीनियर बनना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। सेन साहब हमेशा बोलते थे, देखो ना, देखो क्या हमारे इंजीनियर बनी। आगे देखिए, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या भाई? कर रहे हैं। सेन साहब का लड़का जो ठहरा, आगे देखिएगा, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, सेन साहब कहते हैं। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब कहते हैं कि अरे हम अपना लड़का के तो बिजनेसमैन, हमारा खानी इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आगे देखिएगा। अब देखिए ना, अपने दोस्तों से कह रहे हैं, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, यानी कि 5 साल का हुआ नहीं, यानी कि 4.5 से पार है, 5 साल का हो रहा है। अब देखिए, छोटा सा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किंडरगार्टन जो बच्चों का स्कूल होता है, सुनिएगा, स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियों अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। अब देखिए, ये ज्यादा ज्ञान देते हैं। कौन देते हैं? सेन साहब। इस पर अगर आपको समझिएगा अच्छी तरह से, अभी बेचारा
4-5 साल का हो रहा है, तो पहले ही से ये तय हो गया है कि मैं अपने बेटे को क्या बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। तो चूंकि ठहरे सेन साहब अमीर आदमी, तो उनके घर उनके मित्र लोग आते हैं, उनके कंपनी कुछ लोग आते हैं, तो भड़कीले ड्राइंग रूम, उसमें बैठते हैं लोग, अगर मन ना हो तो वो बैठे ला लो। तो जैसे ही बातें होती है, जब बात करने का कोई विषय नहीं रहता है, तो सभी लोग अपने अपने लड़के के बारे में बात करने लगते हैं कि तहार लड़के क्या करी, हमारे लड़के करी क्या करी, ठीक है। तो सेन साहब अपने ही माने बोल पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, अरे हम अपने लड़के को तो इंजीनियर बनाएंगे। अरे बनाएंगे क्या, हम उसको बना रहे हैं। आजे से लोग कहते हैं कि किंडर स्कूल में उसका नाम लिखवा दीजिए, किंडर गार्डन में, लेकिन हम नहीं लिखवा रहे हैं। एगो बढ़ई को बोल दिए हैं, वो रोज आता है घर पर और आजे से उसको सिखाने का काम शुरू कर दिया है, ठोक पीट करने का काम शुरू कर दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक दिन का वाकया है, सुनिए, यानी एक दिन का बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे, यानी कि बातें कर रहे थे। सुनिएगा, अब एक दिन की बात है, एगो राजा रहले, खोले खाजा, ऊपर बनौले लाल दरवाजा, नीचे तकले सोना मिलल, ऊपर तकले चांदी मिलल, बिल में आटू कैले धोती मिलल, राजा के द्वारी गए टमटम मिलल, हंसत अपना घरे अइले। तो उनकर एगो भाई रहलन, बड़ी तिरछोल रहलन, ऊपर तकले घेटिए टूट गई, आए नीचे तकले आँखिए भड़क गई, अब बिल में हाथ ढुकले सांपे काट दहलस, आ राजा के द्वारे गले ला जूता चौपल खा खा गले मर गए। आज मर गए तो उनका ले जाकर उनकर दफना उफना दहल दो, ठीक बा, माने जरा और जल्दी हो जब होइलन तो पर खर जामल, खल पतवार जमेला नु, सुन लो बोलो, खर पतवार जमल। तो का भइल कि 3 आदमी रहले, के कर है 3 आदमी रहले। अब 3 आदमी के कर नाम लहल जाओ, आए खोखवा के ना 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 ना, सुन 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 सुन, एगो सर जी रहलन, ठीक है, एगो ना फिर मैडम जी के बात करो, मरबो करे, मैडम जी के बात करता रहो, याद मत पड़ाओ, अभी मैडम जी नहीं है। चलिए सुनो है सुनो सुनो है, जो भी है कहीं कथवा कहीं छोड़ दिए पर, ठीक बा। सुना, एगो संदीप सर रहले, एगो संदीप सर रहले, एगो आप लोग थे, आ एगो विकास सर थे, ठीक है। तो का भइल, गइल लोग खर काटे, संदीप सर कटले 3 बोझा, तू लोग कटल लो 2 बोझा, हम गनी तो धऽ के खाली हेंगा नोचले हन एक मुट्ठी, काम खत्म। अब गनी सब बेचे, संदीप सर बेचले 3 रुपया में, माने एगो काठा कहल जाला पुरानका जमाना से, 3 रुपया में, तू लोग बेचल लो 2 रुपया में, हम गनी तो खाली एगो 4 आना दे के धरा है तर सके ले जाते, ठीक बा। तब गई लोग घोड़ा उड़ा किने, तो संदीप सर किनले 3 घोड़ा, का घोड़ा, आ तू लोग किन लो 2 घोड़ा, आ हमरा भेटाइल एगो कानी गदही है, हमरा का भेटाइल एगो कानी गदही है। तो अब गई लो रेस लगावे, का लगावे, रेस लगावे। संदीप सर का दौड़ा था 3 कोस, का कोस 3 कोस, आ तार लोग दौड़ा था 2 कोस, आ हमार वाली गदही एक डेग में हाफ हो गए, ठीक बा। तो अब गई लोग पानी पियावे, नदी बहत रहे जा किनारे, संदीप सर का घोड़ा पिया था 3 घोट, का घोट 3 घोट, आ तार लोग पियलस 2 घोट, आ हमार खाली हेंगा हेंगा पानी हेंगा चाट के छोड़ दलस, एगो 1 बूंद पानी पिलस, काम खत्म। तो एगो आम के गाछ रहे, का रहे, आम के गाछ रहे, आम बड़ी बढ़िया फल रहे, तो वही जब सोर रही सन, तो संदीप सर बाना करे 3 गो सोर में, आ तू लोग बन लो 2 गो सोर में, हम धके हेंगे गुमटिया के छोड़ देनी कि छोड़ा गदही कहाँ भागी, एक डेग तो दौड़ते बिया। अब देख ले बा खेतवा आला आम आला दौड़ल बा, कहो तो संदीप सर के देता 3 पटकनिया तारा लोग देता 2 पटकनिया, हमरा के उठा के हेंगे फेंक दिल। संदीप सर लगले रोए, तू लगल लोटोए, हम लगनी हंसे। कथा गइल वन में, सोचा अपना मन में, कथा गइल नदी पर, सुता अपना गदी पर। कथा सुनबा बाथा, गीत सुनबा पीरा, भजन सुनबा गजन, सुत रह अस्थिरा। ये सब तू लोग नहीं सुना है क्या रे? हाय जा, ये सब पुराना जमाना में हम सुनता नहीं आसान। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। है तो एक दिन की देखो, एक दिन एगो शब्द आया तो इतना कुछ कहा गया कि ना जी। सुनो, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। सुनिए, गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी आया था। सुनिएगा, जो था तो खोखा से भी छोटा, यानी उम्र में खोखा से भी छोटा था। यानी एक दिन की बात है, रूम में बैठे हुए लोग, कुछ लोग बैठे हैं,
एक वो अखबार यानी कि अखबार छापते थे या फिर अखबार में कोई काम करते थे, वह भी व्यक्ति आए थे, इनके दोस्त भी थे और इनके रिश्तेदार भी थे, ठीक है। उस दिन उनका लड़का भी उनके साथ आया था और वो खोखा से उम्र में क्या था, छोटा भी था। आगे देखिएगा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। जो अखबार और नवीस का जो बेटा था वो बड़ा होनहार और समझदार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन सेन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। तो जो अखबार नवीस का जो बेटा था वो कुछ कर रहा था, तो उसको देख करके कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लग गया। बोले अरे भाई वो किनका लड़का है, स्कूल तो जाता होगा ना। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके पहले की पत्रकार महोदय यानी कि अखबार नवीस यानी कि जो पत्रकार महोदय थे कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया। एकरा पहले की जगह लड़का रहे वो कुछ बोलते तो सेन साहब के मन में चल अरे साला दूसरा का लड़का का बड़ाई होता, हमारा खोखवा का बड़ाई लिखा हो, रुको रुको बात काटे के पड़ी। आगे देखिए सुनिए, अरे 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 भाई मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे, बार बार एक ही बतिया, मैं तो अपने खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा। मैं दूसरा लड़का का बड़ाई ना होगा के चाहिए, केकरा लड़का के आगे, खोखवा के आगे, सेन साहब का लड़का के आगे। सुनिएगा ध्यान से। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, समझदार आदमी यही करता है सर। सुनिएगा ध्यान से। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब पत्रकार महोदय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, वह एक बढ़िया आदमी जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐठ कर रह ना बोला, जैसे भाई नीमन बात कहते हैं कि जाए तो ओकरा पूरा आज़ादी रही, ओकर जीवन हो, ओकरा जौन मन करी तौन बनी, हम पूरा सपोर्ट करें। सुनो, हम पूरा सपोर्ट करें। भले जेंटलमैन बनेगा, ये अच्छी बात है सर। सुनिएगा, सेन साहब क्या कर ले बार बार, हम तो अपना लड़का के इंजीनियर बनाए नहीं पक्का बात रहे। आगे देखिए, केंगर से बनी हम निकल लूरे ना वाला केंगा दूनी और देरी सही सिखा दियो हम लोग के। आगे देखिए, तो सेन साहब क्या किए, ऐड कर रह गए। अब इंटरवल सुनिए, अब देखो अब मजा आई। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर यानी ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था। अब ये औरत कौन आ गई भाई कहानी में, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपट रहा था। मार के मुंह तरह मार हम। सुनेगा ध्यान से, 5-6 साल का लड़का ड्राइवर से एकदम झपटत रहे तरह मरबे करेगा हम। सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए, तो कहानिया का हीरो यही है। कौन, जो 5-6 साल का लड़का जो झपटता ओकरा संग ओकर माई भी है, यानी कुछ भइल होई, का भइल होई आगे देखेंगे। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई यानी कि डर गई। जैसे ही सेन साहब आ गए बाहर तो औरत क्या हो गई, सहम गई, डर गई। सोफर ने साहब की ओर से बढ़कर सुनिएगा अदब के साथ कहा, देखिए साहब, सुनिएगा, देखिए साहब, यानी सेन साहब के पास अगर कहता है देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, यानी कि जो 5-6 साल का लड़का वगैरह का नाम है मदन। कहानी का हीरो कौन, मदन। कैसे हीरो है धीरे धीरे सब पता चली। सुनिएगा ध्यान से। मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो सुनिएगा जा जा, मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ रहा है। बेचारा मदन है, गरीब परिवार का लड़का है। सुनिएगा, गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, तो ड्राइवर वहीं पे डांट रहा है कि भाई नियम है भाई, कोई वहाँ खोआ को नहीं भटकना चाहिए, हट हट हट। तो जैसे उसको भगाता है तो लड़का कहता है, मदना कहता है जा 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 जा, मैंने ऐसे कुछ होता है। आगे देखिएगा, अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई, यानी कि सेन साहब एकदम चुपचाप हैं, खड़े हैं। हमारी कोई बड़ा आदमी उनके घर पे वो लोग काम कर नौकर हैं तो क्या होगा, नहीं करेंगे। आगे देखिए, उसने होठ माने सटे होठ देख करके सहम गई, बेचारी चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत यानी कि बड़े संयत पर कहा और कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ, मदना के ले जो, और देखिए फिर ऐसा कोनो दोबारा कोनो काम ना करे। आगे देखिएगा, मदन अब देखिए
मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। वाह भाई वाह, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है, ऊपर कहीं भी जिक्र नहीं था ना। अब देखिए, यानी कि जब वो बेचारा बच्चा कुछ छूने की कोशिश कर रहा था तो उसको इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया था कि वो गिरा था और उसका घुटना छिल गया था और घुटने से खून निकल रही थी। तो जाहिर सी बात है सर भाई, 5-6 साल का बच्चा है, उसके घुटने से खून निकल रहा है, तो माँ तो फरियाद ही बढ़िया से वही गले क्यों हो। तो माँ इसलिए उलझ रही थी कि उसके बच्चे का भाई पैर टूट, मतलब पैर फूट गया था, वहां से खून निकल रहा था। सुनिएगा ध्यान से, आगे देखिए। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। कौन? मदन। लेकिन एक मामूली किरानी जो क्लर्क होते हैं उनको बुलाया था, सुनिएगा। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। देखिए भेदभाव, एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक अमीर परिवार में, एक गरीब बच्चा जो कि गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा है तो उसको इस तरह से धक्का दिया जा रहा है कि उसका घुटना छिल जा रहा है, खून निकलने लग रहा है। और एक खोखा, अब उसके बारे में कुछ आगे बताया जाएगा, आइए पढ़ते हैं तब समझ में आएगा बेहतर रूप से। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लोग के बाप केने खटखटाए लगा रे गड़िया, हमारा आगे देखिएगा। सोफर यानी ड्राइवर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सुनिएगा ध्यान से, यानी खोखा क्या कर रहा था उस समय जब मदन को डांटा जा रहा था, बेचारा का ठेवना छिल गया था, उसको भगा दिया गया, उसकी माँ लेकर के चली गई। सुनिएगा, उसी समय पीछे से गाड़ी का जो लाइट होता है ना, रेड लाइट, खोखवा ने क्या किया था, मार करके तोड़ दिया था। तब सेन साहब देखिए खूब प्यार से उसको गोदी में उठा करके समझा रहे हैं, प्यार से डांट रहे हैं कि बाबू ये क्या कैला हो, इतना ना करे के चाहिए। अब देखिए, आपने सोचिए अगर बेचारा मादना फोड़ले रही। एक बात बताइए, आगे देखिए, आगे सुनिए। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है कासू, अर्थात खोखवा का नाम क्या था, कासू। खोखा का नाम क्या था, कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सुनिएगा, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। अब देखिए सर, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है। ठीक उसी समय एक मदन नाम का लड़का जो कि 5-6 साल का है, एक किरानी, एक गरीब क्लर्क का बेटा है, वह कार को केवल छूने की कोशिश कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको धक्का मार करके भगा दिया जा रहा है, उसका ठेवना छिल जा रहा है। और वहीं पर एक अमीर बाप का बेटा कासू, खोखा, जो उसकी लाइट तोड़ देता है, उसको प्यार से समझाया जा रहा है, उस चीज में उसको इंजीनियर नजर आ रहा है। सेन साहब को हाँ देखो, एक देखो चाहता ना कि अंदरवा बाग का, वही से फोड़ दिला सर। आगे देखिए, सुनिए। तो सेन साहब खोखा को जमीन पर उतार कर चले गए अपने मित्रों के साथ। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने यानी कि खोखा ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन यानी कि जो बाहर का ग्राउंड होता है ना, लॉन कहते हैं, लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। एक बच्चा जो गाड़ी को केवल छूने की कोशिश कर रहा है, एक बच्चा जो टायर का हवा खोल दिया, किसी दूसरे की कार है, खैर कोई बात नहीं है सर, और गाड़ी का हेडलाइट तोड़ देता है, पीछे का लाइट जो लाल लाइट होता है वो तोड़ देता है, कोई बात नहीं है, अमीर बाप का लड़का है। आगे देखिएगा सर।
मुखर्जी साहब का गाड़ी सकुशल थी और वह अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, यानी कि चल गए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका शरारत है, उसका मजाक है। कासू को क्या बताया जा रहा है कि वो मजाक कर रहा था, शरारत कर दिया, लगता है उसको हवा खोलना लूर आ गया है। आगे देखिएगा, उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया, यानी कि हवा नहीं भरा गया, और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए, यानी कि वहां से निकल नहीं गए। यानी कि जब तक हवा भरा रहा था तब तक ये लोग आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते सेन साहब बता रहे, देखिए हमारा बेटा में अभी से इंजीनियर दिखाई दे रहा है, हवा खोल दे रहा है, फोड़ दे रहा है, देख रहा है कि अंदर क्या है। आगे देखिएगा, सेन साहब अंदर लौटे तो बेयरा को, सुनिएगा, सेन साहब अंदर लौटे तो बेयरा को मदन के पिता गिरधर को, अब देखिए गिरधर, ऊपर एक नाम आया था ना गिरधर, गिरधर मदन के पिता का नाम है। किसका नाम है? गिरधर मदन के पिता का नाम है, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी यानी कि क्लर्क था और अहाते में एक कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने को हुक्म दिया। अब देखिए सर, जब सभी हित लोग चले गए ना तो सेन साहब अंदर जाते हैं, कहते हैं एक काम करो, मदन का पिता जो गिरधर है उसको बुला कर लाओ। अभी इनके दिमाग में वो बात खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, उसको बुला कर लाओ, हुक्म देते हैं। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुका करके खड़ा हो गया। भाई उनके यहाँ काम करता है, क्लर्क है, नौकर है, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो, इस प्रकार से बेचारा खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है, यानी कि बहुत बदमाश हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने की बदले उसकी ओर झपट रहा था। मेरे सामने उसको डरना चाहिए था, लेकिन तब भी उसके अंदर तनिक भी डर नहीं था। वो ड्राइवर को झपट रहा था, लग रहा था कि मार देगा। मैं तुम्हारा और उसका भला चाहता हूं। वो बदमाश होते जा रहा है। आगे देखिएगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी, सुनिएगा, गिरधर लाल उसी कभी कभी बीच में जी कह देता था, जी मालिक जी। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, मैं था तो छोड़ दिया। सुनिएगा, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो, अब जाओ। अब देखिए सर ध्यान से, अब जो कि गलती नहीं किया था, किसने? मदन ने। केवल कार को छूने की कोशिश की थी। भाई कोई भी नया चीज कोई देखता है तो वाह कितना बढ़िया चीज है, लोग छूने और देखने की कोशिश करते हैं ना जी। वही बेचारा मदन करने की कोशिश कर रहा था। उसके घर पे भी कंप्लेन चला जाता है, बाप को बुलाकर उसको डांटा जाता है कि तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा है। कहाँ बिगड़ रहा है? आगे देखिएगा सर, उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार, यानी कि जहां पर सोया जाता है उसको शयनगार कहता है, गूंज गया। यानी कि अब मदना के कुटाई शुरू हो गई। कहाँ? घरे तो वहीं पे बगले में ना रहते थे, क्वार्टर में, व्हाइट हाउस में। कहाँ? आउट हाउस में, सॉरी आउट हाउस था ना, वहां पर रहते थे लोग। तो अब मदना के पिटाई शुरू होता। गिरधर लाल जो बड़े एकदम पीट रहा बड़े अपना लड़का का, वो खूब चिल्ला रो रहा बा। तो जितने उधर से रो रहा था तो इधर लोग बड़ी आराम से, आहा, को अगर पिटाई शुरू हो गई। आगे देखिएगा, आराम के खलल पड़ने से कुछ झुल्ला कर पिता सेन ने, सुनिएगा, धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। बेचारा देखो मदना बिगड़ गई बा। आगे देखिएगा, इनकर लड़का नहीं है बिगड़, मदन की यही दवा है, ठीक करता गिरधर ओकरा को और ही मार। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। वाह भाई वाह। यानी कि यहाँ पे एक अंग्रेजी में एक बात लिखा गया है सर, सुनिएगा, जिससे कि एक नहीं होता है सर, बच्चों को यानी कि अच्छा बनाने के लिए उसको मारना पड़े, पीटना पड़े तो ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही वो कड़ाई जारी रखी तो मदन शायद सुधर जाए, जो कि मदन की शायद मुझे नहीं लगता है कि उसने कुछ गलती किया था। क्या कुछ गलती किया था सर? नहीं किया था। आगे देखिएगा, माता सेन की नींद उचट गई थी।
अब माता सेन यानी कि जो सेन बरहली, अब सुतल बड़ी न सुतत रहे न सुतत रहे। आगे देखिएगा, उन्हें मदन की कतार सुनिए कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींचा रही थी। ये सुते तो मरदे आगे लगता, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मांगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है, हमारे लड़कों की बराबरी करता फिरत रहेला। हाँ आगे देखिएगा, आगे देखिए, मदन का अर्थ रुदन रुक गया। अर्थ रुदन यानी कि बेचारा मदन जो रो रहा था अपने चुपा गई बा। खैरियत थी उसकी सिसकिया सेनों के सैन तक नहीं पहुंच सकती थी। सुनिएगा, यानी कि खैरियत थी कि सिसकिया उनके यहां तक नहीं पहुंच रही थी। आगे देखिएगा, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढप मामला हो गया। अब दूसरा दिन क्या हो गया भाई, शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की बगल वाली गली में जा निकला। वह बच्चा अमीर बाप का बेटा जो हमेशा कहाँ रहता है, बंगले में रहता है, घर में रहता है, वहीं पे खेल कूद रहा है। अब चल गई बा कहवा, घर से निकल कर गली में, तो गली में कौन लेकर रहा सब पते बा, जितना बनलका लेकर रहा सो वही रहा सन। और वही में एक दिन मदन हो रहा है आ नगदे वही खोखुआ के बाबूजी के चलते पिटाई रहे, याद बनू तो भुलाई ठेवना फूट रहे भुलाई। आगे देखिएगा, सुनिए, जा निकला वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। जिस गली में खोखा उस दिन जाता है, एक दिन की बात है, उस दिन उसी गली में जो मदन था वो आवारा गर्द छोकरों यानी कि जो लोग काम धंधा नहीं होता इस तरह लट्टू नचा रहा था। अब देखिए, खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, यानी कि उसको भी लट्टू खेलने का क्या किया, मन किया। आगे देखिएगा, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यहाँ पे देखिए एक बात बोला गया है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यानी हंस किसको बोला गया है, खोखा को। कौआ किसको बोला जा रहा है, कौआ आता है तो देखिएगा टो टो लोका करला भगा देला, लेकिन जब हंस आता है तो वाव, देखिए वाव कहते हैं ना। अब देखिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अमीर बाप के बेटे को लोग हंस, माने यहाँ पे हंस बताया गया और गरीब को क्या बताया गया है, कौआ। लेकिन अमीर बाप का बेटा देखिए कहाँ जा रहा है खेलने के लिए, उन्हीं कौओं के जमात में जा रहा है, उन्हीं गरीब लड़कों के साथ जा रहा है। आगे देखिएगा, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। अब बेचारा आदत से लाचार है, इस बाबू देखो लोग के आदत ना बिगाड़े के चाहिए। कैसे कब तक आपके साथ है भाई, घर से बाहर तो जाएगा ना, घर पे आपकी जो भी गलती कर रहे हैं आप बर्दाश्त कर रहे हैं, बाहर के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी हो, कितना हो भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो। हाँ अगर जानेंगे तो लोग समझाएंगे छोड़ा भाई होकर लड़का छोड़ा जाए माफ कर दो, लेकिन जहाँ तरह के लोग नहीं जानो उदार दी। सुनिएगा ध्यान से, अब आदत से लाचार है, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, खेलेगा आओ आओ तोरा खिलाओ तनी हम। आगे देखिए, छोटका लड़का कहेगा भाग भाग तोरा द्वार पर से, हमरा द्वार पर से भाग, कल तोरा द्वार पर गोरे भागा तो हमरा के भाग, हम अपना मस्तूरा के ना दे, हमरा द्वार पर मत है जैसे हमार पे है, जैसे आगे अबे नु तोरा तो चला के मार दे। छोटका लड़का कितना बढ़िया प्यार वाला झगड़ा कर लो सकिन रे, मैंने कितना प्यार से झगड़ा करता है भाई, बड़ा अच्छा लगता है। बेंचो पड़ी उसने हैंगा हमरा में सटिए मत, एक लगे बैठल बड़ा सा हैंगा पाही पार दियो सन हेकरा के घसा के तो कलम में खोप दे। आए ऐसा कभी करते हैं लोग। आगे देखिए, सुनो, अब देखिए, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, कौन बोला, खोखा बोला। अब देखिए, दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी कि वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। यानी मदन को छोड़कर, मदन उन सबका लीडर था, यानी वो होता है ना सर मेन, उसमें का मेन था मदन। मदन को छोड़कर जितने भी लड़के थे ना, वो लोग जानते थे कि कासू है, अमीर बाप का लड़का है, इसको शामिल कर लेते हैं, पार्टी बनी तो बड़ी फायदा हुई, अलग चीज़। लेकिन मदन को यह बात मंजूर नहीं थी, जो कि सबका लीडर था। आगे देखिएगा, उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आइल बड़ा लट्टू खेले वाला सारा अगर आपने यार तो कैसे बढ़िया थाने लड्डू खेलवा तुम, थाने लड्डू खूब बढ़िया बढ़िया तारा भाग जाना तो तिहत्तर में हमरा के ऐसा होता है ना सर, इसमें तो नहीं बढ़िया से लिखा गया है, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, जो जो अपना बाप के गाड़ी पर बैठ, जो
है जो लड्डू खिलाए बड़ा हम सुनते हैं। आगे देखिएगा, सुनो, कासू तेस में आ गया भाई, आदत से लाचार, कबो कोई केहू करके डोंटले नहीं खे, हमेशा उसको केवल प्यार मिला है, अब तेज करके भागा होता रसन, डांटा तरसन। अब कासू तेस में आ गया, वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे, यहीं पे गलती हो जाता है। नौकर को भी मार दे रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बड़ी बहनों को मार दे रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यहीं का बहरी केहू को मार दो तो लोग छोड़ दी। आगे देखिएगा, उसने आओ देखा न ताव, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ना आओ देखा न ताव, मदन को पकड़ के मारा था एक फाइट। अब देखिए, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। चोर गुंडा डाकू यह शब्द किनके हैं, सेन साहब के हैं। जब सो रहे थे तो बतिया रहे थे ना, गिरधर को डांट रहे थे तो बोल रहे थे ना कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडा और डाकू बनते हैं, कह रहे थे ना सर। अब देखिए, तो चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कहाँ मानने वाला था, एक गुस्सा तो खा ले रहा है, वह झट कासू पर टूट पड़ा। आगे देखिएगा, दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, मार 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 मार। और दूसरा लड़का एकदम और खड़ा बड़ा सा देख रहा बड़ा सा। देखिए, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले की पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई हो गई। सुनिएगा, यह मांस, यहाँ पे एक बात बोला गया है, हड्डी और मांस की, हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले, बंगला में लोग पिल्ला रखते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहते में यही लड़ाई हुई रहती, आहते यानी कि बंगला में, घर में यही लड़ाई हुई होती तो कासू जो था वह शेर हो जाता। यानी अगर उसके घर में लड़ाई हुई होती तो कासू क्या हो जाता, शेर। ना बाप बोलते ना माई बोलती, बहन को भी मारता, नौकर को भी मारता, लेकिन ये तो बहरी बड़े। किसको मारा है ये गुस्सा, मदन को। तो मदन भी इस पे एकदम टूट गया है। आगे देखिएगा, वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। रो रहे हैं, रोता हुआ क्या किया, भाग गया। आगे देखिएगा, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। सुनिएगा, चाहे झोपड़ी वाला कितना हो भी ईमानदार हो, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, महल वाले की लड़ाई में महल वालों और झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। सही बात है सर। अच्छा बताइए, वहां पे जितने भी लड़के थे सभी झोपड़ी वाले थे, एक जो कासू था वो महल वाला था ना। तो जब झगड़ा खत्म होगा तो जरा सोचिए, सभी लोग जानते हैं कि कासू में गलती है, आया लट्टू खेलने के लिए, हम नहीं दिए, उसको चला जाना चाहिए था। तब बताइए, सभी जितने भी गरीब बच्चे थे सपोर्ट किसका करेंगे, मजबूर है वो महल वालों को भी सपोर्ट करेंगे, अपने खिलाफ सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर इसके पक्ष में बोल दिए तो हमारे पिता को नौकरी से निकाल दी जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। बात समझने का प्रयास कीजिए, कुछ समझ में आया। इसलिए अपने खिलाफ की वो लोग मदद करने को तैयार हो जाते हैं, कभी भी कोई भी गरीब का साथ नहीं देता है। आगे देखिएगा, लेकिन बच्चों की इतनी अकल कहाँ थी, उन्होंने न तो अपने दुर्दमयी लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक लाडले की मदद की। यानी कि सभी के घर के लोग कहाँ पे काम करते थे, सेन साहब के घर पे काम करते थे। यानी यहाँ पे कहा गया जितने भी दोस्त थे, ना ही मदन की मदद की और ना ही कासू की मदद की। आगे देखिएगा, हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तीतर बितर हो गए सभी लोग। क्या हो गए, तीतर बितर हो गए, सभी लोग इधर उधर भाग गए। आगे देखिएगा, मदन घर नहीं लौटा, क्योंकि वो जानता था कि आज तो एक दिन तो खाली कुछ भर रहा, तो बाबूजी हमारा कितना मार मरले रहे, बाप रे बाप, आज तो कसुआ को हम पटक पटक मरले बनी, दूगो दांतों को सॉरी वो बाद में आएगा, बाद में देखा जाए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, सुनिएगा, आज तो बाबूजी हमारा के जिए ना ध्यान, रुको आज घर ही ना जाए, तो घर नहीं गया था। आगे देखिएगा, लेकिन जाता ही कहाँ बेचारा, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, कि बाबूजी कहीं सुन मत ले, माई सुन मत ले रे दादा। सुनिएगा, उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, चलो पिटा जाए क्या हो जाए। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी, उसके लिए मार खाना मामूली बात है। देखिए हमने खूब पिटा नहीं सका लेकिन, अरे लेकिन डर उस दिन इस बात का था कि आज तो नहीं पिटाएं, लेकिन तो नहीं ढेर पिटाए। आगे देखिएगा, लेकिन
उपाय ही क्या था बेचारे के पास, कहाँ जाता अपन घर द्वार छोड़ के। वह पहले रसोई घर में घुसा, भूख लगा था, क्या करेगा। माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट पहले खाना खाया, काढ़ ले बा, खा ले बा, सुनिएगा, खाया, और फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा कि देखिए तनी बाबूजी कितना खिसियाई बड़े, सुने तो बातचीत, आगे देखिएगा, सुनिए। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, है ये क्या हो रहा है भाई। उसके बाबू यानी कि उसके बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे, खिसियाए हुए नहीं थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी को पता चल गई है कि मदन ने कासू की पिटाई कर दी है। उसके बाद से मदन के पिता गिरधर को बुलाया गया है और उसको नौकरी से निकाल दी गई है। सुनिएगा ध्यान से, आगे देखिए, सुनिए, अभी देखो तो सही, डैश डैश यानी कि और भी कुछ बातें बोली गई होंगी उनको। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, यानी कि वो कब सुनी, आज मारना का हई कैले बहु कैले ओकरा मारे भेंगा मारे ओकर टंगड़ी तुर दे, भई कर दे, भाव कर दे, तब नु सुनी कि केंगा बचाव करे, कहीं पर तनी तोप के रखेगा कि तनी मारस मत हमरा के, तब ना सुनता। तो कोई काम की बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तबीयत होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता, यानी कि अगर उसकी बात हो रही होती तो सुनने की कोशिश भी करता। कौन? मदन। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला गया तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौक पर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। लब मारो, खा पी ले बनी, कोनो टेंशन नहीं, 5-10 मिनट रोए ओकरा पास सूझ जाए, मारो। अब बेचारा का आदत है, क्या करता आए, एगो तो लोटवा उगरिया भाई, कौन काने कहाँ से लोटा आ गई है, सूद गए रहते तो सुबह तो नहीं मिजाज ठंडा रहती ना रे, हद गए, अब मारो, क्या करो, एकदम हैंग कोई ले। आगे देखिए, सुनिए, मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। ऐसा देखिएगा सर, क्या हम अपने पिता से कभी भी दुल्ला कर बातें करते हैं? कभी नहीं करना चाहिए। बाप मारता है, पिटा जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा कोई बाबूजी कुछ बोल दे घर से बाहर, मारा मारी खतरनाक होता है ना, यहाँ पर समझिएगा। लेकिन जरा सोचिए, कासू जो था अपनी बड़ी बहनों को डांट देता था, मार देता था, नौकर को मार देता था, तो अपने पिता के साथ भी तो उसकी वही व्यवहार रहती होगी, माँ के साथ भी वही व्यवहार रहती होगी। लेकिन क्या मदन का ऐसा व्यवहार है? नहीं। वो अपने पिता से मार खाता था, पिटाता था, लेकिन कैसे? बहादुरी के साथ, एक मर्द के जैसे। लेकिन उल्टा जवाब नहीं देता था। किसको? अपने पिता को। आगे देखिएगा सर, यहीं पे सीख मिल रहा है। आगे देखिए, गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत घिस लिए, मरी हमरा को मरबे करी। अब आगे देखिएगा, सुनिए, घिंच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। किसके चेहरे से? गिरधर के चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से गोदी में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। तू हमारे को देखो मारो, क्या हो गई? एकदम भगवाई बा कि बुझाता आज कोनो दोसर स्टाइल में मरी करे, हमरा के उठैले बड़ा उठा के पटकी है का। सुने, मदन एकदम हक्का बक्का हो गया था। सुनो, एकदम चिढ़ा गया था कि क्या हो गया, ये क्या हुई। आगे देखिए, सुनिए, उसे याद नहीं, सुनिए, मदन को यह याद भी नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। उसे याद भी नहीं कि उसके पिता ने उसे कब इस तरह प्यार किया था। हमेशा तो डांटते थे, बोलते थे। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा कि जा किसी, सुनिएगा, जा किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है। सुनिएगा, जो किसी के नौकरी से के लिए निकाले जाने, सुनो, जो वहां पे लिखा है, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। अब सुनिए सर, कहानी का मेन मामला है। अर्थात एक गिरधर
जो अपने अमीर मालिक के सामने जब जाता था तो सर नीचे मुड़ी करके खड़ा हो गया। उसके बेटे की शिकायत चल रही है, बेचारा सुन रहा है, सुन रहा है, सब चीज़ सुन रहा है। अपने बेटे को आकर मार रहा है, पीट रहा है, मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहा है। अंततः उसको जब नौकरी से निकाल दी जाती है, जब नौकरी से निकलेगा तो जाहिर सी बात, तो दूसरे जगह पे जाएगा। आज जब दूसरे जगह पे तो बेटा का लेके जाएगा तो बेटा का मारेगा? नहीं मारेगा। वही कह रहा है कि बा बेटा, एक देख तेरा बाप है, जैसे नौकरी से निकाल दिया गया, एकदम बेदब की बात बोली गई, पता ना कहीं गाली भी दिया गया हो उनको। एक तू है, तेरे अंदर तनिक भी डर नहीं है, तूने तो उसको मार मार के दूधू को दांत तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, चल काल से मैंने गोदी उठाई लड़ लें, काल से कहाँ वहाँ दूसरा जगह 2 लाख कमाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो। अच्छा बताइए सर, मध्यम वर्गीय परिवार, अमीर परिवार में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? लोग भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये था मदन का कहानी, यानी कि 20 के दांत। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो अगला वीडियो सभी को मिल जाएगा सर, कौन सा? जिसमें पूरा का पूरा लेखक परिचय है, पाठ का सारांश है, मुख्य बिंदु है, क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव है, सबका सब है, ठीक है। तो क्या करना है आपको पता है ना। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।